नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ओपन एकेडमी पर। मैं सौरभ पचौरी आपके सामने लेके आ रहा हूँ एक करंट अफेयर का एक न्यूज़। करंट अफेयर से रिलेटेड एक टॉपिक है अपना, अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो उसका नाम है ओपन सोर्स सीड्स। ठीक है, ओपन सोर्स सीड्स। सीड्स जानते हैं ना आप, बीज को बोलते हैं, बीज जो होते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या मुद्दा है, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बात ये है कि आपने ये नाम शायद अगर आपने कंप्यूटर साइंस के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हैं अगर, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत सुना होगा, ओपन सोर्स, है ना। ओपन सोर्स सर ये क्या है? अब अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। नहीं पता है तो आप जान लीजिए। ठीक है, तो देखो ओपन सोर्स बेसिकली क्या मुद्दा है। एक सेकेंड। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं कुछ, ठीक है, जिन्हें हम OSS भी बोलते हैं, है ना, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपने अगर इसको नहीं पता है तो आप ऐसे समझ लीजिए जैसे मान लो कोई ऐप है, यूट्यूब ही है, जैसे मान लो आपके फ़ोन में गूगल होगा, फेसबुक होगा, बाकी सारे ऐप्स होंगे। ठीक है, कोई भी ऐप है या कोई वेबसाइट है जिसको आप विजिट करते हैं, तो क्या आपके पास उसका मतलब एक्सेस रहता है उसके एडमिनिस्ट्रेशन का? मतलब क्या आपको पता है कि YouTube का सोर्स कोड क्या है? मतलब जो कोडिंग हो रही है YouTube की, क्या आपको वो पता है? बिल्कुल नहीं पता। क्या आपको गूगल का कोड, जो सोर्स कोड है जिसके थ्रू मतलब गूगल का जो सर्च इंजन है उसका डेवलपमेंट हुआ है, वेब डिजाइनिंग हुई है, क्या आपको उसका सोर्स पता है? नहीं। ये सब प्राइवेट चीज़ें हैं ना, गूगल के पास प्राइवेट है सब कुछ। ठीक है, चलो ये आसान सी बात हो गई है। ठीक है, अब देखो ये तो अपना सोर्स है ना, इसका देखो जो सोर्स है ना, सोर्स का मतलब जिस पे बेस्ड वो बना है, जैसे वो डिजाइन हुआ है, तो सोर्स आपको नहीं पता है। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात क्या होगी, क्या मतलब वो सोर्स क्लोज्ड है, सोर्स नहीं पता है, उसका जो यूज है वो आप कर पा रहे हैं, मतलब उसका जो एंड यूज है, मान लो गूगल सर्च इंजन का काम करता है, तो आप उस पर कुछ सर्च करोगे तो आपको कुछ ना कुछ वो ढूंढ के देगा जो आपको चाहिए। ठीक है, ये पहली बात होगी। अगर सोर्स, लेकिन इसका सोर्स नहीं पता कि इसकी जो कोडिंग हुई है, डिजाइन जो हुई है कोड की, वो नहीं पता आपको। अब दूसरी बात यह है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, देखो इसका मतलब है कि आपका जो सोर्स है, मतलब जो उसमें कोडिंग हुई है डिजाइन करने में, आपको वो पता हो। ठीक है, आप उसको मॉडिफाई कर सकें, मतलब उसमें चेंजेस ला सकें। ठीक है, आप उस पर मतलब और भी अल्टरनेट वर्क कर सकें उसकी डिज़ाइन में, है ना, बाकी सारी चीज़ें, और आपके पास वो अवेलेबल हो, उसको उसके सोर्स के लिए एक्सेस हो आपके पास। ठीक है, आप उसके सोर्स कोड को भी एक्सेस कर पाएँ। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके सोर्स को आप एक्सेस कर पाएँ वो होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, OSS, ये आपने सुना होगा। आपने कुछ नहीं सुना होगा तो लिनक्स सुना होगा, है ना, जिस पे आप लैपटॉप में काम करते हैं। ठीक है, ये कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह सुना होगा। लिनक्स होता है, उबंटू होता है, एक UBUNTU है ना, ये सुना होगा आपने। ये कंप्यूटर साइंस में आपको पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो लिनक्स तो एटलीस्ट आपको पता ही होगा, है ना, अगर लैपटॉप में थोड़ा बहुत आपने जानकारी है, कंप्यूटर साइंस थोड़ा बहुत जानते हैं आप तो। ठीक है, तो इनका क्या होता है, अपने को ना सोर्स पता होता है कि जो जिस पे बेस्ड, कोडिंग पे बेस्ड ये डिज़ाइन हुए हैं, वो आपको पता होता है, आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, विकीपीडिया को तो आप सब जानते हैं, आप कुछ भी सर्च करेंगे गूगल पर तो विकीपीडिया आपको एक इन्फॉर्मेशन लेके देता है ना। विकीपीडिया पे आप देखते हैं तो उस इन्फॉर्मेशन में क्या है कि आप मान लो आपको कुछ और पता है और वो चेंज हो गया है, मतलब तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। आपके पास ये एक्सेस होता है कि आप उस डेटा को, जैसे मान लो विकीपीडिया पे आपने कुछ फैक्ट ढूंढा और मान लो वो गलत लिखा था, वहाँ पे आपको सही चीज़ पता है, तो आपको अगर शायद ना पता हो तो मैं बता दूं, उसको आप एडिट कर सकते हो, उसको सही कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा विकीपीडिया भी होता है, अपने गूगल पर करके देखिएगा आप। ठीक है, तो ये कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं? ओपन सोर्स। ठीक है, ये बात क्लियर है आपको? ये क्यों बता रहे हो सर? इसी से इंस्पायर होके, ये एक इंस्पिरेशन मिली, मतलब इसी से इंस्पायर होके इन सब चीज़ों से एक ओपन सोर्स सीड्स की मतलब न्यूज़ सामने आई है कि कैसे क्या रहता है। ठीक है, सीड्स मतलब बीज। तो देखो ऐसा होता है, जैसे आपके पास, आपको पता है कि आप दवाई बनाओ तो उसमें पेटेंट होता है। अभी कोविड के टाइम पे भी आपने देखा था कि कुछ कंपनीज थी, जैसे कोविशील्ड, बाकी सारी जो वैक्सीन बना रही थी, तो उनके पास पेटेंट था, मतलब तो उसमें ये इशूज आ रहे थे, तो मतलब सब साउथ अफ्रीका और इंडिया ने कंसर्न्स उठाए थे कि आप मतलब, इन्होंने UN में भी बोला था कि इनका जो पेटेंट है वो मतलब थोड़ा रिलीज किया जाए ताकि मतलब पूरी दुनिया को वैक्सीन का एक्सेस हो पाए, है ना। ठीक है, तो वैसे ही हमें सीड्स के बारे में पता करना है। तो देखो कोई भी सीड्स जो होते हैं, बीज होते हैं, तो उसमें क्या है कि आपको उसमें मान लो किसी ने हाइब्रिड कोई सीड डेवलप किया, मान लो, ठीक है, आलू का या किसी का कोई नया ब्रीड टाइप का बनाया, ठीक है, नई ब्रीडिंग की उसकी,
तो वो कहता है कि इस पर मेरा पेटेंट है, मैं इस्तेमाल इसका मैं बताऊंगा कौन कैसे क्या करेगा, ठीक है। IPR के बारे में आप जानते होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब ऐसे राइट्स जो आपकी जो बुद्धि ने आपने काम किया है ना, तो आपकी इंटेलेक्ट उसमें लगी है, आपकी बुद्धि लगी है उसमें, तो उस प्रॉपर्टी पे आपके राइट्स है, ठीक है। आप जानते भी होंगे इसके बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो अब जानते हैं कि इशू क्या है और क्या चीज़ है, ठीक है। तो हम ये देखो, ये है कि व्हाट इज द ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट। एक मतलब एक नई बहार टाइप से समझ लो, या नई चीज़ें सामने निकल कर आई हैं कि जो जैसे ओपन सोर्स में सॉफ्टवेयर में क्या था कि आप सभी मॉडिफाई कर पा रहे थे, है ना, सब लोग उसमें जो इस पर काम करना चाहता है वो कर सकता है। ओपन टू ऑल है वो। जैसे आपके लिए ओपन अकेडमी है मान लो ये, तो हम आपके पास क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, आपको बेहतर दे पाएँ, ये हमारी डेली की कोशिश रहती है, ठीक है। तो हम जो सोर्स मतलब जो हम इंटेलेक्ट अपना लगा सकते हैं, जो चीज़ खुद जानते हैं उन्हें आपके पास तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ओपन एकेडमी की यही आपको पता है कि मतलब कोशिश है, ठीक है। तो वैसे ही ये क्या है, ओपन सोर्स सीड्स। तो ओपन सोर्स जो सीड्स है ना, जैसे सॉफ्टवेयर थे उनकी कोडिंग थी, वैसे ही सीड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या मामला है ये जानना है हमें, ठीक है। तो आपको पता है कि मतलब देखो दो चीज़ होती है, एक होता है पब्लिक सेक्टर और एक होता है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बोले तो गवर्नमेंट का रोल होता है इसमें, प्राइवेट बोले तो प्राइवेट प्लेयर्स जो होते हैं उनका रोल होता है, मतलब लोगों का, है ना। जो प्राइवेट प्लेयर होते हैं ना, गवर्नमेंट के अलावा जो लोग काम करते हैं उसे प्राइवेट प्लेयर बोलते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर होता है, ठीक है। आप जानते भी हैं कि मतलब कुछ कंपनी होती है जो प्राइवेट होती है, कुछ सरकारी होती है, वैसे समझ लो आप, ठीक है, ठीक। तो अब मुद्दा क्या है जानते हैं। तो ये ओपन सोर्स सीड मूवमेंट है, वो न्यूज में क्यों है। तो डिक्लाइन इन द पब्लिक सेक्टर ब्रीडिंग। तो देखो पब्लिक सेक्टर है जो गवर्नमेंट की तरफ से जो काम होता है मतलब देश दुनिया में, उन्होंने जो काम है उसको कम कर दिया है। मतलब उनकी जो उन्होंने पब्लिक सेक्टर ने ब्रीडिंग मतलब कि नए नए सीड्स बनाना, इन पे इनोवेशन करना, ये कम किया है। तो क्या है, राइजिंग द डोमिनेंस। देखो पब्लिक सेक्टर अगर कहीं पे काम करना कम करेगा तो प्राइवेट सेक्टर को एक मौका मिलेगा, वो उस पर काम करना स्टार्ट कर। कोई काम होना है जीवन में तो कुछ ना कुछ तो करना है, आपको भी पढ़ना है मान लो, तो आप कुछ ना कुछ करोगे। आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ेगा, कोई और सिलेक्शन लेगा, है ना। तो वैसी बात है। तो यही है, प्राइवेट सेक्टर ने डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया है ब्रीडिंग वगैरह करने में, है ना। सीड सेक्टर, द कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन सोर्स सीड्स ब्रीडिंग हैज इंक्रीजिंगली मतलब रिलेवेंट। तो आज के टाइम में जो ओपन सोर्स का जो सीड्स है ना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अलग अलग जगह से सब काम कर रहे हैं, तो उसमें यही दिक्कत है। तो मतलब अपने सामने ओपन सोर्स सीड मतलब एक रिलेवेंट बात आ गई अपने सामने, ठीक है। अब जानते हैं कैसे क्या है। तो ओपन सोर्स सीड्स वाज फर्स्ट सजेस्टेड बाय द कैनेडियन प्लांट ब्रीडर। तो कनाडा के एक प्लांट ब्रीडर थे, उनका नाम था TE माइकल। उन्होंने 1999 में बताया था, बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल्स ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब आपको शायद समझ आ रहा होगा कि सर ने इतनी देर में मतलब 5 मिनट पहले के 4 मिनट क्यों खा गए ओपन जो सोर्स सॉफ्टवेयर है ना उसको बताने में। क्यों? क्योंकि देखो यहीं से इंस्पिरेशन आई है आपको, ये वाली आपको है ना ओपन सोर्स और ब्रीडिंग की, ठीक है। ओपन सोर्स सीड्स जो है ना उसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से। इसलिए मैं आपको इतनी देर से एक्सप्लेन कर रहा था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो OSS होता क्या है, ठीक है। फार्मर्स हैव बीन शेयरिंग एंड इनोवेटिंग सीड्स ऑन सेंचुरी। तो देखो सालों से सदियों से फार्मर जो किसान भाई हैं अपने, वो कुछ न कुछ इनोवेशन करते आए हैं। आपको पता है गांव में किसान क्या करता है, कुछ न कुछ मिक्स कर करके या फिर नए नए तरीके के इनोवेशन ढूंढता है कि मतलब उसके जो बीज है, जो सीड्स हैं, वो कंजर्व कर पाए, बचा पाए और उनका अच्छा उपयोग कर पाए, फसल अच्छी हो अगली बार जब वो सीड्स को अगर डालता है तो, ठीक है, विदाउट क्लेमिंग एक्सक्लूसिव राइट्स। तो देखो किसान है वो एक जनरल इंसान है, ठीक है, प्रोफेशनल नहीं है वो, मतलब किसी चीज़ को लेके मतलब कि ये मैंने कर दिया तो इस पे मेरा हक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो किसान एक जनरल इंसान है, आम आदमी है। वो क्या करता है, उसको कुछ इनोवेटिव आइडिया आता है तो वो सबको बांटता है, सबको बताता है। वो ये नहीं कहता कि इस पे सिर्फ मेरा हक है, मैंने किया है ये तो सिर्फ मेरा ही हक है इस पे, ऐसा नहीं बोलता है, ठीक है। तो वही कह रहा है विदाउट क्लेमिंग। तो उन्होंने कोई ऐसे एक्सक्लूसिव राइट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्लेम नहीं किया कि ये मैंने किया तो मेरा ये। सिमिलर टू हाउ प्रोग्रामर्स, तो देखो प्रोग्रामर्स जो होते हैं, कोडिंग करते हैं जो लोग कंप्यूटर साइंस में, आप जानते हैं, वो क्या है, वो भी अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो भी कभी क्लेम नहीं करते कि ये मेरा है तो मैंने वो है, उसका नाम ही ओपन सोर्स है, तो फिर क्या दिक्कत है, कुछ नहीं, है ना, ठीक है, ठीक। तो आप समझ रहे हैं ये यहाँ से इंस्पायर होके ओपन सोर्स सीड्स मूवमेंट एक स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये टर्म किसने दिया था, TE माइकल ने 1999 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको कुछ ये सामने दिख रहे होंगे जैसे रेडिस, स्पार्क्स, ओपन शिफ्ट, NPM, है ना, और
NGINX, MySQL, ये साथियों कंप्यूटर साइंस में डेटा मैनेजमेंट जो DBMS होता है ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें ये सॉफ्टवेयर यूज होता है MySQL, ठीक है। SQL मतलब स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज होता है, ये कंप्यूटर साइंस में पढ़ाया जाता है। थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा था कॉलेज में, इसलिए मुझे थोड़ा बहुत याद आ गया, ठीक है। ये MongoDB आप गूगल करके देखोगे तो इसके बारे में आएगा। MongoDB जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे करके सब आएगा। जैसे लॉगस्टैक्स है, रेड हैट है, ठीक है, कुबरनेट्स है, किबाना है, ये सब क्या है, ओपन सोर्स इनिशिएटिव में सॉफ्टवेयर्स हैं जो ओपनली काम करते हैं। इन सब के आपको कोड्स है ना, सोर्स कोड, उनको भी एक्सेस कर सकते हो आप। गूगल या यूट्यूब या बाकी जो कंपनीज हैं, जैसे मान लो किसी कुछ भी है, आप जो भी ऐप यूज करते हैं उनका आपको सोर्स कोड नहीं पता होगा, उसको एंड यूज और यूजर हैं आप उसके, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, आप मतलब आपके पास उसके कोड्स भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो इसलिए ये ओपन सोर्स होते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल थे। अब हम जानते हैं कि जो प्लांट ब्रीडर्स होते हैं उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनके क्या क्या अधिकार हैं। प्लांट मतलब पौधे को जो ब्रीड करते हैं ना जो लोग, उनके क्या क्या अधिकार हैं। द ग्रोथ ऑफ द कमर्शियल सीड इंडस्ट्री। तो देखो जैसे जैसे मतलब समय बदलता गया है, गुजरता गया है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है कि मतलब चीज़ें बढ़ती गई हैं और कमर्शियल यूज हर चीज़ का बढ़ता जा रहा है ना। तो इंडस्ट्री जो सीड की है वो भी बढ़ी है। साइंटिफिक प्लांट ब्रीडिंग, तो विज्ञान की तकनीकी के आधार पर प्लांट ब्रीडिंग भी बहुत बेहतर हुई है। एंड द एडवेंट ऑफ हाइब्रिड सीड, आप आजकल सुनते होंगे कोई चावल लेने जा रहा है, कोई गेहूं लेने जा रहा है, कोई आलू लेने जा रहा है, अरे ये एक अपना देसी है कि ये देसी आलू है या देसी टमाटर है, एक होता है कि ये हाइब्रिड है। मतलब कोई दो ब्रीड्स हैं, उनको क्या किया है, मिक्सिंग की गई है उन दो ब्रीड्स की और बनाया गया है, ठीक है। मिक्सिंग द टू और मोर देन टू ब्रीड्स, ठीक है। जो भी चीज़ें आपने मान लो सीड्स बनाए तो एक से ज़्यादा टाइप के सीड्स को उसमें इंटरमिक्सिंग की गई है और आपने बनाया है, ठीक है। तो हाइब्रिड हो गया मतलब मिक्स किया हुआ, ठीक है, ऐसे समझ लो आप, है ना। लेट टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, मतलब ये सब चीज़ें हुई हैं, ग्रोथ हुई है कॉमर्शियल सीड इंडस्ट्री की। तो मतलब प्लांट ब्रीडर्स राइट इन मैनी कंट्री, तो बहुत सारे देशों ने क्या है, उन लोगों ने मतलब अपने राइट्स को क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब क्या है कि उन्होंने अपने राइट्स को क्लेम करना स्टार्ट कर दिया है कि हमारा अधिकार है इन पे, भाई ये हमने बनाया है, इसका इनोवेशन हमने किया है, ऐसे। अब ये देखो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर है तो वो अपनी चीज़ें अपने हाथ में रखना चाहता है ना। तो वही बात है, आपने उनका भी नाम सुना होगा कुछ ना, मतलब जो अपने जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स होते हैं, GM क्रॉप्स, है ना। जेनेटिकली मतलब जिनके जीन्स को मॉडिफाई किया जा सके, वो जेनेटिकली जैसे आपने सुना होगा GM मस्टर्ड, है ना, GM BT कॉटन सुना होगा, है ना, BT कॉटन, ये भी GM क्रॉप है, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड। BT ब्रिंजल सुना होगा इन्वायरमेंट में, और उसमें आप पढ़ते हैं ना, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पढ़ते हैं, आपके सिलेबस का हिस्सा है इनमें। तो अंडर द प्लांट ब्रीडर्स राइट रिजीम, प्लांट ब्रीडर्स एंड डेवलपर्स ऑफ न्यू वेराइटीज, जो लोग नई नई वेराइटीज कर रहे हैं वो डिमांड करते हैं कि हमारी इन पर रॉयल्टी, आपको पता है आप कुछ बना दो, जैसे आपने बुक लिख दी मान लो कोई, तो क्या होता है, आपको उसकी जीवन भर जितनी बुक्स बेचती हैं, मतलब बेची आपने, आपके पब्लिशर ने जितनी बुक बेची, उनकी रॉयल्टी जीवन भर मिलती है आपको, है ना, कि आपने लिखी तो इस पर आपका कुछ परसेंट आपका अधिकार है, वो आपको मिलेगा जो भी होगा उसका, ठीक है, पैसा। तो ये लोग अब डिमांड करते हैं कि रॉयल्टी हमें मिलनी चाहिए क्योंकि हमने बनाया है इसको, ठीक है। दिस लिमिटेड द राइट्स ऑफ फार्मर्स टू यूज। देखो अब इस पर क्या है, इसका जो एक्सेस है वो नैरो हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ हमने बनाया है तो इस पर हमारे रॉयल्टीज और हमारे राइट्स होने चाहिए। तो क्या ये चीज़ सब तक पहुंचेगी? बिल्कुल। तो ये ओपन सोर्स नहीं रही ना। ऐसे टाइम में ओपन सोर्स सीड मूवमेंट आया एक आंदोलन की तरह, वो कहता है कि ये चीज़ें थोड़ी वाइड रखो, है ना, मतलब इनको इतना कॉन्ट्रैक्ट या इतना मतलब नैरो मत करो कि दिक्कत आए। तो फार्मर्स का जो इनोवेशन है, फार्मर्स जो अपने दिमाग में आइडिया लेके बहुत सारी टाइप की चीज़ें करते हैं, उन पे मतलब उनमें रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा, उन पे पाबंदी सी आ जाएगी एक, है ना। किसान आइडिया ला नहीं पाएगा, लाएगा भी तो उस पर काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में हाथ आके बैठे हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो इनोवेशन की कैपेसिटी है जो वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है, ठीक। तो देखो जैसे आपको पता है WTO पहले GATT था, है ना, तो वो अब WTO हुआ कब? 1994 में हुआ था, ये लिखा है, ठीक है। तो 1992 में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ना, उसमें ट्रिप्स आपने नाम सुना होगा, ट्रेड रिलेटेड IPR, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एग्रीमेंट। तो क्या है कि इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है ट्रेड से रिलेटेड, उसके एक एग्रीमेंट्स होते हैं ना, वो ट्रिप्स जो किसके अंडर आते हैं? WTO के अंदर, ठीक है। कास्ट ए ग्लोबल IPR रिजीम ओवर प्लांट वैरायटी। तो जो प्लांट की वैरायटीज है उस पर भी अब मतलब यही है कि हमने बनाया तो हमारे पास इसका रॉयल्टी
और हमारे पास इसका मतलब एक्सेस होना चाहिए एज ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये लोग क्लेम करते हैं, ठीक है। ट्रिप्स रिक्वायर्ड कंट्रीज टू प्रोवाइड एटलीस्ट वन फॉर्म ऑफ आईपी प्रोटेक्शन। तो जो ट्रिप्स है मतलब ग्लोबलाइजेशन हुआ है ना दुनिया का, इंडिया ने भी 1991 के बाद से एलपीजी रिफॉर्म्स किए थे, आपको पता है, तो सारी चीज़ें ओपन इकोनॉमी के रूप में उभर के आई थी। तो भाई ये कि लोग मतलब डिमांड करने लग गए कि, फिर डब्ल्यूटीओ ने भी बोला इनने ट्रिप्स ने कि एटलीस्ट कुछ एक टाइप की तो आपके पास प्रोटेक्शन हो पेटेंट की, वो भी बात की गई, ठीक है। विच रेज द कंसर्न्स अबाउट द फ्रीडम टू इनोवेट। अब देखो आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रूप में सब चीज़ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नैरो कर दोगे तो समस्या क्या है, इनोवेशन रुक जाएगा ना भाई, इनोवेशन कम हो, लोग सोचेंगे भी तो सोच के उस पर काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके पास पेटेंट नहीं है, एक्सेस नहीं है ना, आप पहुंच नहीं सकते उन चीज़ों तक, तो काम कैसे करोगे, है ना। ऐसे ही समझ लो कि आप किसी सॉफ्टवेयर पे काम करते हो लेकिन आपके पास उसका सोर्स कोड नहीं है, लेकिन आपके पास एक आइडिया आया कि इस चीज़ में मैं इनोवेट कर सकता हूँ, लेकिन आपके पास उसका एक्सेस ही नहीं है, तो कैसे करोगे, है ना। तो जो फ्रीडम है ना एक इनोवेशन की, वो फार्मर्स की या बाकी लोगों की फ्रीडम में रेस्ट्रिक्शन आएगा, वो नैरो हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। आपको पता है हरित क्रांति है ना, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, तो वाई द स्पीयरहेड बाय द पब्लिक सेक्टर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूशन। देखो तो इन सब में क्या है, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन आया था तो वो कौन लेके आया था, गवर्नमेंट लेके आई थी, है ना, स्टेट लेके आया था, सरकार लेके आई थी, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। एंड सीड्स वर अवेलेबल टू ओपन पॉलिनेटेड वेराइटीज एज अ रीजनेबली प्राइस्ड ब्रीड्स विद नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन फार्मर्स टू कल्टिवेट रीयूज एंड शेयर। तो देखो ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो उसमें हाइब्रिड, तुम्हें पता है हाइब्रिड चीज़ें, हाइब्रिड क्रॉप्स आए, मतलब उनके सीड्स आए, ये सब आपने सुना होगा, है ना, हाइब्रिडाइजेशन हो गया था। तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने बोला कि आप इसको इस्तेमाल करो, कोई पेटेंट की दिक्कत नहीं आएगी कि कोई आपको एक्सेस करने से रोके, और मतलब आप रीयूज करो, कल्टीवेट करो और शेयर करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पब्लिक सेक्टर यानी स्टेट यानी गवर्नमेंट का मूव था एक, ठीक है, ठीक। बट द जेनेटिक रिवॉल्यूशन, है ना, ये जीन्स जेनेटिक रिवॉल्यूशन की जो बातें आई इन एग्रीकल्चर बात लेड बाई प्राइवेट सेक्टर। देखो यही चैलेंज है, मैं आपको इतनी देर से पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की डिबेट बता रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर है, अगर वो कुछ बना दे तो वो कहता है इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है ना। जैसे कोई वैक्सीन बना देता है मान लो प्राइवेट कंपनी, तो कहती है नहीं भाई हमारा अधिकार है, सारी रॉयल्टी सारा पैसा हमें चाहिए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, कितनी कम कितनी ज़्यादा, ठीक है। पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट या कोई ऐसी पब्लिक बॉडी कुछ करती है तो वो होती है पीपल के वेलफेयर के लिए, पीपल्स वेलफेयर, मतलब लोगों के भले के लिए आती हैं चीज़ें, ठीक है। तो यही फ़र्क है, ठीक है। ये प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, इनको चाहिए फ़ायदा, इनको चाहिए कि लोगों का अब भला हो, ठीक है। आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी पता है डीपीएसपी होते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो कहते हैं कि एक वेलफेयर स्टेट होना चाहिए हमारा, है ना, ठीक। तो देखो भाई ये जो प्राइवेट सेक्टर है वो आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की डिमांड करता है, ताकि उनके पास जो उन्होंने जो इन्वेस्ट किया है मतलब अपना पैसा या अपना आइडिया, उसको वो प्रोटेक्ट कर पाएँ और अपने पास तक रख पाएँ, ताकि मनमानी रॉयल्टी मनमानी चीज़ें कर पाए वो, ठीक है, अपने हिसाब से उनकी प्राइसिंग सब कुछ मतलब मैनिपुलेट कर सकते हैं वो, ठीक है। ये समस्या आती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो देखो हाउ इज आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्टेड इन एग्रीकल्चर। तो अपना एग्रीकल्चर जो कृषि का जो रिजीम है उसमें क्या क्या है, तो दे आर टू फॉर्म ऑफ आईपीआर, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के दो फॉर्म है, एक है प्लांट ब्रीडर्स, है ना, जो प्लांट को ब्रीड करते हैं वो उनके राइट्स, अभी हमने बात करी थी ना इनके बारे में, ठीक है। और दूसरा है पेटेंट, ठीक है। आपको पता है आप कुछ बनाते हैं फिर मतलब इनोवेट करते हैं तो पेटेंट हो जाता है आपका, है ना, तो वही सारी चीज़ें टुगेदर दे रेस्ट्रिक्ट्स फार्मर्स राइट। तो देखो अब सीड की वही जैसी सॉफ्टवेयर की दिक्कत थी, मतलब अगर वो एक्सेस नहीं होगा तो इनोवेट नहीं कर पाओगे, वैसे ही जो फार्मर है उनके पास अगर एक्सेस ही नहीं होगा सीड्स का मतलब, और वो मतलब उनको मॉडिफाई नहीं करने की, इनोवेट करने की कैपेसिटी उनके दिमाग में है लेकिन वो काम ही नहीं कर सकते उस पर, ये समस्या है ना, तो वो मतलब बहुत कम हो जाती है, नैरो हो जाती है। यूजिंग जर्मोप्लाज्म, ठीक है, जर्मोप्लाज्म फ्रॉम आईपी प्रोटेक्टेड variety they have thus further consolidated seed sector and increased the number of plant varieties covered by IPR। तो आए दिन मतलब चीज़ें जो लोग करते जा रहे हैं उनको अपने IPR में मतलब बढ़ाते जा रहे हैं ताकि उन पे उनका अधिकार बना रहे, ठीक है। तो जर्मोप्लाज्म में क्या होता है एक बार में जान लेते हैं। जर्मोप्लाज्म देखो जर्मोप्लाज्म कुछ नहीं है, जो आपके जेनेटिकली जीन्स होते हैं, जो जीन्स वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ जो शिफ्ट होते हैं ना, मतलब जो स्विच होते हैं, मतलब जैसे मेरे मदर फादर से जेनेटिकली मेरे अंदर जो आया है ना वो जर्मोप्लाज्म होता है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। इसको कंजर्व कैसे करते हैं मैं अभी आपको एंड में वीडियो के बता दूंगा, ठीक है। चलो तो ओपन सोर्स सीड क्या है, मतलब इतनी देर से हमने बात की वही सब लिखा हुआ है। इसकी नीड क्या है, द हाई प्राइसेस ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। देखो मैंने आपको भी बताया ना GM जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में कौन कौन से मतलब जो बहुत चर्चा में रहते हैं वो आपको याद होना चाहिए। BT कॉटन, ठीक है, BT ब्रिंजल और BT मस्टर्ड,
नहीं, GM मस्टर्ड जो है ना, मतलब जो सरसों वाला होता है, ठीक है, GM मस्टर्ड, ये 3 हैं जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में रहते हैं, ठीक है। क्लेम्स ट्रिगर्ड मैनी प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग द स्टेट्स इंटरवेंशन ऑन BT को, देखो मैंने अभी आपको बताया ना, BT कॉटन सीड्स है ना, उनमें मतलब अब इनके हेल्थ इश्यूज भी आ रहे थे ना, BT कॉटन जैसे किया तो उसके हेल्थ इश्यूज, BT ब्रिंजल किया मान लो तो उसके भी हेल्थ इश्यूज हैं कि मतलब वो बैंगन क्या हेल्थ को कंप्रोमाइज तो नहीं कर देगा, हेल्थ डिटीरियोरेट तो नहीं कर देगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। एज पब्लिक सेक्टर ब्रीडिंग डिक्लाइन, तो मैं आपको वीडियो स्टार्ट ही हमने यहाँ से किया था कि पब्लिक सेक्टर यानी स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, उनका इसमें इंटरवेंशन कम हो गया तो प्राइवेट सेक्टर को एक स्पेस मिला उसमें काम करने का। उन्होंने, अगर प्राइवेट सेक्टर अपना प्रॉफिट के लिए काम करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वही बात है, तो उन्होंने मतलब IPR को क्लेम करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया, ठीक है। एंड द प्राइवेट सेक्टर बिगेन टू डोमिनेट, है ना, द सीड सेक्टर, द नीड फॉर अल्टरनेटिव बिकेम क्लिफिड, तो उसको टैकल करने के लिए कि प्राइवेट सेक्टर का उसमें से मतलब ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा डोमिनेट कर गया है, तो ओपन सोर्स सीड मूवमेंट इसीलिए आया है कि किसानों को एक इनोवेट करने के लिए एक ब्रॉड आइडिया थिंकिंग और एक स्पेस मिले, जिसमें मतलब एक जगह मिले जिसमें वो काम कर पाए इन चीज़ों पे, ठीक है। दिस इज व्हेन द सोर्स सक्सेस ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इंस्पायर्ड सॉल्यूशन, तो हमने ओपन सोर्स, पता है कि ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से, है ना, OSS से। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था OSS होता क्या है, ठीक है। तो ये मॉडल क्या है जानते हैं, ठीक है, ओपन सोर्स का क्या मॉडल है। एन ओपन सोर्स मॉडल वाज प्रपोज्ड इन 2002 बाय साइंटिस्ट फॉर सीड्स एंड प्लांट वैरायटीज कॉलिंग द बायोलिनक्स। साथियों, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था जब मैं आपको OSS ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बता रहा था कि हम लिनक्स पढ़ते हैं, ठीक है। लिनक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिस पे आप काम करते हैं, ठीक है। तो उसी की तर्ज पे अब मान लो ये सब बायोलॉजिकली चीज़ें हो रही हैं ना, सीड्स वगैरह तो बायोलॉजिकली हो रही है, तो उसका नाम इन्होंने उसी इंस्पिरेशन से क्या रख दिया, बायोलिनक्स, ठीक है। अब समझ गए ना, मैंने लिनक्स, बायोलिनक्स मॉडल एंड स्कॉलर्स एंड सिविल सोसाइटी मेंबर्स लाइक डिस्कस्ड अबाउट बिल्ट ऑन इट, तो इस पर काम किया, इसके बारे में सोचा, ठीक है। इन 2012 जैक क्लोनबर्ग क्या है, लॉन्च्ड ओपन सोर्स सीड इनिशिएटिव, तो इन्होंने OSSI इन विस्कॉन्सिन, ठीक है। इट कैन बी यूज्ड इन फार्मर लेड, तो जो फार्मर है वो कंजर्वेशन कर सकता है इन सीड्स का, है ना, अपने पास, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में मतलब वो एक दूसरे को बांट सकते हैं। दे आर मैनी ट्रेडिशनल वैरायटी कंजर्वेशन एंड, तो देखो बहुत सारी ट्रेडिशनल वैरायटी होती है, उनको मतलब पुराने टाइम की चीज़ें जिनको हमें कंजर्व यानी संरक्षित करना है, उन पे काम कर सकता है वो, ठीक है। इंडिया में भी ऐसे इनिशिएटिव है, दो इन्वॉल्विंग फार्मर्स, ठीक है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रमोट फार्मर लेड पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग, मतलब जो काम प्राइवेट प्लेयर कर रहे हैं आज के टाइम पे, अगर फार्मर को एक स्पेस मिल जाए, फार्मर को काम करने का मौका मिल जाए, वो भी अपने इनोवेशन कर सकता है ना, वो भी अपने हाइब्रिड चीज़ें बना सकता है, वो भी अपनी सारी चीज़ें कर सकता है, तो उनको एक स्पेस तो मिले पहले, तो वही है ना। ट्रेडिशनल वैरायटी ऑफन लैक यूनिफॉर्मिटी एंड आर ऑफ एक्स, देखो यही है। अब देखो कोई चीज़ ऐसी होती है जो मतलब एक प्रॉपर प्रोफेशनली प्लानिंग के बिना होती है, तो उसमें ये क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ रहता है, ठीक है, और यूनिफॉर्मिटी का मतलब मतलब बढ़िया चीज़ें हो उनका कॉम्प्रोमाइज़ रहता है, ठीक है। सोर प्रिंसिपल कैन हेल्प टू ओवरकम दीज टू चैलेंजेस बाय फैसिलिटेटिंग टेस्टिंग, तो आप टेस्टिंग करवाओ उनकी गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट या प्राइवेट पब्लिक सेक्टर है, सॉरी पब्लिक सेक्टर को मतलब इनोवेशन के लिए मतलब इंस्पायर करना चाहिए फार्मर वगैरह को, ताकि वो इस काम को आगे बढ़ा पाए, ठीक है। Adoption and which of all ultimately the beneficial to India's food security and climate resolution, तो इससे क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसमें भी इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे नेशनली ड्रिवन जो कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं उसमें भी हमें थोड़ा एज मिलेगा, है ना, और ग्लोबली हम थोड़ा क्लेम भी कर पाएंगे कि हम मतलब इन्वायरमेंट के लिए काम भी करते हैं ना, ये सारी बातें भी इसमें हो जाएंगी। और फूड सिक्योरिटी चैलेंजेज हैं वो भी हमारे कम होंगे, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे कोई इनिशिएटिव है तो हैदराबाद का बिल्कुल है, हैदराबाद में बेस्ट सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्री, सस्टेनेबल जानते हैं ना, मैं आपको कई वीडियोज में बता चुका हूँ कि सस्टेनेबल मतलब ये होता है कि आप जो अभी इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ऐसे इस्तेमाल करना है कि आपकी आने वाली जो ऑफस्प्रिंग है, मतलब अगली जनरेशन जो आपकी है, उसके लिए भी उसी लेवल का बचे कि जिस लेवल का आपके पास है, ताकि वो मतलब कंप्रोमाइज ना हो, डिटेरियोरेट ना हो उनकी लाइफ, ठीक है। तो CSA पार्ट ऑफ अपना बीज नेटवर्क, तो एक नेटवर्क है अपना बीज नेटवर्क, ये पूरे पान इंडिया, वो कहता है डेवलप्ड ए मॉडल इनकॉर्पोरेटेड इनटू एन एग्रीमेंट बिटवीन CSA एंड द रेसिपिएंट ऑफ द सीड जर्म प्लाज्म, ठीक है। इट इज ट्राइंग टू यूज द अप्रोच थ्रू थ्री फार्मर प्रोड्यूसर, ठीक है, जो FPO होते हैं ना, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनकी हेल्प के साथ इन्हें CSA ने काम किया, ठीक है। वर्ल्ड वाइड द नंबर ऑफ सीड फर्म्स यूजिंग ओपन सोर्स मॉडल एंड द क्रॉप वेराइटीज, तो जो दुनिया में ना पूरे वो अवेलेबल है, देयर अंडर इज स्मॉल बट ग्रोइंग, तो ये बहुत मतलब मूवमेंट अभी स्टार्ट हुआ है थोड़े टाइम पहले ही,
तो स्टार्टिंग है, लेकिन ये चीज़ें मुझे लगता है कि फ्यूचर में जाके बहुत आगे जाएंगी। और फिर इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है उनकी चीज़ें ऐसी मतलब मैनेजमेंट होगा एक प्रॉपर, ठीक है, ताकि जो फार्मर है वो भी क्या कर पाए, इनोवेट कर पाए। और आपको पता है आपके यूपीएससी के यूपीपीसीएस के इनके सिलेबस में है कि टेक, आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है टेक ऐड टू फार्मर, ठीक है, मतलब फार्मर के लिए टेक्नोलॉजी में क्या क्या ऐड मतलब क्या क्या मदद मिल सकती है, तो ये सिलेबस का हिस्सा है, तो आप अच्छे से सीख लें, ठीक है। अंडर द प्लांट वैरायटी प्रोटेक्शन एंड फार्मर्स राइट एक्ट, PPVFRA जो एक्ट है हमारा 2001, फार्मर कैन रजिस्टर वैराइटीज और फार्मर वैराइटीज इफ दे मीट सर्टेन कंडीशन, तो इसकी कुछ कंडीशंस होंगी कि हैव द राइट टू रीयूज प्लांट एंड एक्सचेंज सीड्स, ठीक है। तो जो फार्मर है ना वो भी अपनी चीज़ें मतलब क्लेम कर सकता है, वो रजिस्टर करा सकता है इस एक्ट में, ठीक है, PPVFRA में, और वो उसको पता है क्या कर सकता है, रीयूज कर सकता है, दोबारा यूज कर सकता है, रीप्लांट कर सकता है, एक्सचेंज द सीड्स, ठीक है। हाउएवर दे कांट ब्रीड एंड ट्रेड इन वैराइटीज प्रोटेक्टेड अंडर द एक्ट फॉर कॉमर्शियल पर्पज, तो जो कॉमर्शियल पर्पज के लिए जो चीज़ें हैं ना वो इस एक्ट के अंदर एक्सक्लूसिव है, ठीक है, वो उनको एक्सेस नहीं कर सकते और उनको मतलब उनको ब्रीड नहीं कर सकते वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसका आगे का मतलब आगे और क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो देखो यूजिंग द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अप्रोच, मतलब सॉफ्टवेयर जैसे सॉफ्टवेयर ने एक क्रांति लेके आया, सॉफ्टवेयर ने जो सक्सेस दिलाई है उसी के आधार पर हम अगर ओपन सोर्स सीड मूवमेंट को आगे ले जाएं तो विल इनेबल फार्मर्स टू गेन मोर राइट्स ओवर जर्मप्लाज्म। तो मैंने आपको भी जर्मप्लाज्म बताया था कि एक ऑफस्प्रिंग मतलब एक जनरेशन से जेनेटिकली जो चीज़ें हैं वो दूसरे जनरेशन को जाएँ, ठीक है, तो वो बेहतर तरीके से जाएँ। एंड सीड्स फैसिलिटेट इनोवेशन, तो देखो इनोवेशन में एक मतलब इंस्पिरेशन मिलेगी, एक एड मिलेगा, एक एज मिलेगा फार्मर को अगर ये चीज़ें होती है तो, ठीक है, ओपन सोर्स जो अपना मूवमेंट चल रहा है, ठीक है, सीड का। सो देयर इज ए नीड टू टेस्ट दिस अप्रोच विद फार्मर एंड 3FPO कैन टेक द लीड। तो अभी जो एक मतलब 3FPO मैंने आपको बताया ना, 3FPO जो CSA के साथ हैदराबाद बेस्ड जो है उसके साथ जो काम कर रहा है, ये उसमें मतलब लीड ले सकता है, ये बेहतर तरीके से और काम कर सकता है हमारे मतलब इंडिया में, ठीक है। तो जर्मोप्लाज्म को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, एक एक्स-सिटू का मतलब आप जानते हैं ना, एनवायरमेंट में पढ़ा होगा कि आउट ऑफ द साइट, मतलब जहाँ पे कोई हैबिटेट है उसके अलावा कहीं और ले जाके, जैसे मान लो आपका कोई इंसान है जो यहाँ पे मतलब सही से नहीं रह पा रहा, तो उसको दूसरी जगह रिलोकेट कर दो ताकि वहाँ पे वो शायद सही से रह पाए, चेक कर सकते हैं। एक होता है इन-सिटू, मतलब जहाँ रहता है वहीं पे उसके लिए बेहतर चीज़ें करो। एक होता है दूसरी जगह ले जाके मतलब आउटसाइड कंजर्वेशन अवे फ्रॉम द नेचुरल हैबिट, जो जहाँ रहता था वहाँ पे अगर उसका हिसाब नहीं बन रहा है तो दूसरी जगह लेके जाओ, तो एक्स-सिटू, ठीक है, मतलब दूसरी जगह पे ले जाकर। इन-सिटू मतलब जहाँ वो रहता था नेचुरल हैबिटेट था वहीं पे उसके लिए चीज़ें बेहतर करो, वहीं पे उसको कंजर्व कराओ, ठीक है। तो इसमें कन्वेंशनल होता है, ऑर्थोडॉक्स सीड होते हैं, इनविट्रो, है ना, तो ये DNA वगैरह, पोलन क्लोनिंग वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। फील्ड जीन बैंक्स होते हैं, प्लांट कंजर्वेशन, ठीक है। बोटेनिकल गार्डन आपने सुना होगा एक नोएडा में, है ना, वो सारी चीज़ें भी, एर्बोरेटा, ठीक है। और ये आपको पता है ये DNA वगैरह की जो चीज़ है ना, टिश्यू कल्चर होता है, क्रिप्टो, वो क्रायो प्रिजर्वेशन, मतलब क्रायो मतलब बहुत ठंडे उसमें मतलब चीज़ें आपको पता है कि जैसे कुछ चीज़ें कंजर्व की जाती है तो ठंडी जगह में रखी जाती हैं, तो वो क्रायो प्रिजर्वेशन भी होता है, स्लो ग्रोथ होती है, ठीक है। और ये अपना नेचुरल इन-सिटू में वो नेचुरल हैबिटेट में ही आप कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो आपने सुनी होंगी, नेशनल पार्क होते हैं, नेचुरल पार्क होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं, है ना, ये आपने सुने होंगे, टाइगर वो वगैरह होते हैं, टाइगर रिजर्व। तो देखो ऑन फार्म जैसे फार्मर फील्ड होते हैं, लोग अपने घर पे ही मतलब गार्डन वगैरह सारी चीज़ें बना लेते हैं, है ना, ठीक है, गार्डन बनाते हैं। ट्राइबल एरियाज है, ट्राइबल्स होते हैं वो बेस्ट होते हैं अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, ठीक है। आपको पता है कि ट्राइबल हमसे बहुत आगे हैं इन सब चीज़ों में, किन में, इन्वायरमेंटली, वो अपने इन्वायरमेंट को बहुत प्रॉपरली कंजर्व करते हैं। ऐसा बोला जाता है, आपको पता है कि जो एक कंट्री है बड़ी छोटी सी और प्यारी सी कंट्री है भूटान, इन्वायरमेंट के बारे में बात करें तो वो हमसे 200 साल आगे है, ऐसा मान लो आप, ठीक है। क्यों? क्योंकि अपन जिन चीज़ों से गुजर रहे हैं ना वो उसके सामने चैलेंज है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमेशा से उन्होंने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन उस लेवल का करा ही नहीं कि मतलब उनका जो इन्वायरमेंट है, उनका जो पर्यावरण है उसको डिटीरियोरेशन हो, उसको नुकसान हो, ठीक है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी साथियों। तो थैंक यू सो मच, आप हमारे जुड़िए टेलीग्राम चैनल से, ये आपका लिंक है, और आपको कोई क्वेरीज है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ओपन अकेडमी स्ट्राइव फॉर रियल, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको आई होप सारी चीज़ें क्लियर होंगी। थैंक्स।